हेलो एंड वेलकम टू एकेडमिक रिसोर्सेज दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं वॉलीबॉल की 3 और 4 अगस्त को जो लाइव टेस्ट रहने वाला है उसके बारे में। ये टेस्ट मैंने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया है। मैंने यहाँ पे स्कोर कार्ड अपना शेयर कर दिया है। इस टेस्ट वीडियो में बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के बारे में। इसमें हम इसका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। टेस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जीके का क्वेश्चन नंबर 1। डेज को एक कण द्वारा एक सेकंड में पूर्ण किए गए कंपन की संख्या के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। तो ये बोल रहा है वेव के यानी कि एक सेकंड में पर सेकंड जो एक वाइब्रेशन या कंपन यानी कि उसकी वेव की पूरी जो प्रोपगेशन होती है उसको एक सेकंड में कितने प्रोपगेशन लेता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर बात करें आयाम की तो आयाम हमारा होता है ये जो दोनों पीक्स है उन दोनों के बीच का जो होता है एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं। तो डिस्टेंस होती है जो हायर एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पे उन दोनों को अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस देखते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड होता है। क्वेश्चन नंबर 27 बात कर रहा है भारत की मॉडर्निटी किसके द्वारा प्रशासित होती है? तो ये होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। अगर रिजर्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1934 के एक्ट के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। अगर नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका भी हेडक्वार्टर की बात होती है मुंबई में एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। अगर नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। इसके अगर अध्यक्ष चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अगर वाइस चेयरमैन की बात करें उपाध्यक्ष इसकी है सोमन गिरी जो कि करंटली इस पोस्ट पे, और सीईओ हमारे है बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी दर कितनी है? तो हमारे अगर मेल और फीमेल वर्क फोर्स रेशियो की बात करते हैं इसमें मेल की हमारी जो 53.26% हमारी भागीदारी है कार्यबल में और 25.51% है फीमेल्स की। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29। 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन से किन्हें सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था उषा ठाकुर। अगर बात करें 12वां विश्व हिंदी सम्मान यानी ये 12वां हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? 2023 वाला ये हुआ था फिजी में। डॉक्टर उषा ठाकुर वहाँ पे अटेंड नहीं कर पाई थी, लेकिन बाद में जो नेपाल में जो यूनिवर्सिटी ऑफ काठमांडू वहाँ पे कोई एक सम्मेलन हुई थी, वहाँ पे इनको अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय सरकार प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो संसद में ऑप्शंस पे चलते हैं। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। हाँ तो सही है। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, काउंसिल का जो नेता होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है आर्टिकल ऑफ 75 के तहत। अगर संसद का बहुमत दल का शासन होता है, सही बात है। इसमें जिस पार्टी के पास मेजोरिटी रहेगी वही यहाँ पे शासन करेगी, उसी का पार्टी का पीएम बनेगा। मंत्री सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंडिविजुअल और कलेक्टिवली दो टाइप से रेस्पॉन्सिबल होती है। अगर कलेक्टिवली बात करें तो ये होती है लोकसभा इन सेंटर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इन स्टेट। एंड अगर इंडिविजुअली बात करें, इंडिविजुअली सेंटर में बात करती है प्रेसिडेंट के और यहाँ पे करती है स्टेट में गवर्नर के। ये होता है। मंत्रीगण केवल विधानमंडल के सदस्य होते हैं, ये गलत है। मंत्रीगण हमारे विधानमंडल विधानसभा एंड विधान मंडल दोनों के होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। कौन सा हमारे संसदीय सरकार प्रणाली की? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसने द्वैत शासन की शुरुआत की जो प्रांतों में एक प्रकार की दोहरी सरकार थी? तो 1919 का एक
जो मोंटेगी चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से बोलते हैं, उसके तहत यहाँ पे डाइआर्क की जो प्रोविंसेस में लाई गई थी, जिसको कि 1935 में खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पे स्टेट यानी कि जो स्टेट लेवल में तो सेंट्रल लेवल पे डायरेक्टली आ गई थी यहाँ पे 19। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। दक्कन पठार के बारे में दिए गए कथनों की सहायता से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो दक्कन का पठार की बात करें, दक्कन का पठार में जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें इस सेक्शन में हमारा दक्कन का प्लेटू है, दक्कन प्लेटू। इसी में अगर देखा जाए तो ये पठार पश्चिम में पश्चिमी घाट श्रृंखला और पूर्व में पूर्वी घाट श्रृंखला से घिरा हुआ है। तो ये हमारे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट से घिरा हुआ है। दक्कन का पठार दक्षिण मध्य भारत में विशाल पठार है। तो ये हमारा दक्षिण मध्य भारत होगा, जहाँ पे विशाल पठार है। इसकी बात करें कई प्रमुख नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा और तुंगा। तो अगर बात करें नदियों की तो हमारी सबसे पहले निकलती है ऊपर से यहाँ पे गोदावरी नदी, क्योंकि हमारी निकलती है त्र्यंबकेश्वर प्लेटू नासिक से। उसके बाद यहाँ से निकलती है कृष्णा नदी, तो कर्नाटक से निकलती है महाबलेश्वर से। एंड जो तुंगभद्रा नदी है, जो इसी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, वो हमारी निकलती है यहाँ से कर्नाटक से। इस तरह से तीनों नदियां निकलती है। इसी के साथ अगर बात करें तो यहाँ पे इसी वेस्टर्न घाट में हमारे तीन मतलब की दर्रे पाए जाते हैं। क्योंकि वेस्टर्न घाट क्या है, पूरा कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है तो इसको पार करने के लिए दर्रों की जरूरत पड़ती है। दर्रे कौन कौन से हैं? अगर मुंबई से नासिक एंड पुणे की बात करें तो यहाँ पे दो दर्रे हैं। पहला दर्रा हमारा होता है जो कि मुंबई से पुणे है बोरघाट, एंड जो मुंबई से नासिक है वहां पे थारघाट। और यहाँ पे जो नीलगिरी है, नीलगिरी में हमारे होता है बोरघाट, थारघाट एंड पालघाट, जो कि हमारा नीलगिरी माउंटेन्स में। जो नीलगिरी और जो यानी कि केरल और तमिलनाडु को भी जोड़ता है, तो नीलगिरी को हमारे वेस्टर्न घाट से जोड़ता है, ये हमारा पालघाट जोड़ता है। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन पूछा, गलत ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पे जो 1 लाख इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बताया है, वो 1 लाख नहीं 5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका, जो कि हमारा दक्कन प्लेट है इसका। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। अपने एल्बम मुबारक के लिए ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये सोनू निगम ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 34। नोवाक जोकोविच को हराकर 2024 में विंबलडन एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता था 2024। अगर बात करें तो हमारे विंबलडन पुरुष एकल, तो हमारे टेनिस वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो ये हमारे 4 प्रकार की हमारी प्रतियोगिता होती है पूरे साल में, जो कि पहले होती है ऑस्ट्रेलियन, दूसरी होती है फ्रेंच, तीसरी होती है विंबलडन एंड चौथी होती है अमेरिकन। अगर बात करें तो सबसे पहले क्योंकि ऑस्ट्रेलियन होती है वो होती है सॉलिड कोर्ट पे, दूसरी होती है क्ले कोर्ट पे, एंड जो विंबलडन होती है वो हमारी होती है ग्रास कोर्ट पे, एंड अमेरिकन होती है सॉलिड कोर्ट पे। इनके टाइम की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन होती है जनवरी के आसपास, ये मार्च के आसपास होती है, ये होती है जून जुलाई के आसपास, एंड ये होती है अक्टूबर के आसपास। हर साल ये 4 प्रतियोगिता होती है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। गोकुलोत्सव जी महाराज किस घराने से संबंधित है? तो गोकुलोत्सव जी महाराज इंदौर घराने से संबंधित। इंदौर घराने से और कोई बात करें, इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो इंदौर घराने के संस्थापक है उस्ताद अमीर खान, ये आपको याद रखना है। अगर आगरा घराने की बात करें तो इनकी स्थापना की थी, इसकी स्थापना की थी गद्दी खुदाबख्श सुजान सिंह एंड हाजी सुजान खान। अगर पटियाला घराने की बात करें तो फतेह अली खान एंड अली बख्श खान, इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की। मियां कल्लू खान भी पटियाला घराने से शामिल थे। अगर किराना घराने की बात करें तो इसकी स्थापना की थी अब्दुल करीम खान एंड अब्दुल वाहिद खान, इन दोनों ने इसकी स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारत में सामाजिक सुरक्षा कानून को अपनी ताकत और भावना किससे प्राप्त होती है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा एम्बिगुअस है,
देखिए सामाजिक सोशल सोशल अगर बात सोशल बात करें तो सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो स्टेट को दी है कहाँ के तहत नीति निर्देशक तत्वों के तहत। और अगर सामाजिक जो मतलब ताकत है वो उनसे 15 के तहत मिलती है जहाँ से समाज में जो कुरीतियां है या फिर जो भी किसी की भेदभाव होता है उसको रोकने के लिए हमारा यूज किया जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर वैसे तो देखा जाएगा ताकत और भावना हमारे राज्य को दी गई तो राज्य को राज्य नीति निर्देशक तत्व है उनके तहत में मिल रही है। इस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन में से मैं भी थोड़ा एम्बिग्यूअस था लेकिन इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। अगर इसमें बात करें अगर मौलिक कर्तव्य की और बाकी सब बात करें अगर नीति निर्देशक तत्व है और मौलिक कर्तव्य की बात करें नीति निर्देशक तत्व हमारे आए आर्टिकल 37 से लेके आर्टिकल 51 तक। और इसी में अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो आर्टिकल 51 ए के तहत टोटल हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है जिनमें से कि अगर जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है वो 1976 में ऐड की गई थी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। एंड जो लास्ट एक ऐड की थी वो हमारी है 11 जो ऐड की गई थी 1989 में सॉरी 2002 में जो हमारा आया था 61st कॉन्स्टिट्यूशन। ये शायद 1989 ठीक है। इसमें हमारा एजुकेशन का राइट दिया गया था जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। और ये हमारे 10 इनमें से अगर 5 स्वर्ण सिंह समिति से ऐड किए गए थे और जो 5 थे वो हमारे इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। टोटली स्वर्ण सिंह समिति ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की रिकमेंडेशन दी थी जिसमें से 5 स्टेट की थी और 5 इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को उसकी तरफ से। ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। निम्नलिखित कॉलम को सम्मिलित कीजिए क्रिकेट मैदान और वहां की कौन सी लोकेशन पे है। तो ईडन गार्डन हमारे कोलकाता में है, वानखेड़े मुंबई में, गावा हमारे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में और ओवल लंदन में है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। दुनिया के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अल्पेशियन पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। तो एल्प्स माउंटेन ये हमारे हैं यूरोप में। अगर एशिया में बात करें तो माउंट एवरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 नीति आयोग का पूर्ववर्ती नाम क्या था। तो नीति आयोग योजना आयोग जो हमारा कांग्रेस गवर्नमेंट का था उसने स्टार्ट किया था 1951 से। उस योजना आयोग की जो 12वीं 5 ईयर प्लान था उसको बंद करके यहाँ से हमारा नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के साथ शुरू किया गया था। तो ये किया गया था 12 मार्च 1930 को। यहाँ पे गांधी जी के 74th अनुयायियों के साथ मिलकर यहाँ पे ये दांडी मार्च किया गया था। अगर 1919 की बात करें तो 1919 में आया था मोंटेगू जेम्स फोर्ड। बाकी तो 1929 का था लाहौर अधिवेशन जो कि इम्पोर्टेंट है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जहां पे की पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। जुलाई 2024 में कट्टरपंथी सईद जलीली को हराकर निम्नलिखित किसने ईरान का राष्ट्रपति का चुनाव जीता। तो ये जीता था मसूद पेजेश्कियान ने। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। दी गई संरचना किसको दर्शाती है। तो ये संरचना है बेंजीन की जिसमें कि सारे डबल बॉन्ड्स है। अगर इनमें देखा जाए तो सब एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अगर नेप्थलीन की अगर संरचना की बात करें तो नेप्थलीन की संरचना होगी हमारे ये हो गई नेप्थलीन की संरचना। अगर टोल्यूइन की बात करें टोल्यूइन की हो जाएगी हमारी इसमें एक CH3 का मेथेन एटम जुड़ा हुआ रहता है। अगर फिनोल की बात करें तो फिनोल में एक अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये हमारे हो गया क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें किस स्थान तो भारत को
कौन से देश से होकर बहती है और नदी में एक सहायक नदी है? कृष्णा नदी हमारी है, तीस्ता नदी हमारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी का उद्गम होता है नेपाल से, उसके बाद ये जाती है भारत, और भारत के बाद ये बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, तो बांग्लादेश और ब्रह्मपुत्र हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, द थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट enables some bacteria to move or hold। तो अगर बात करें तो बैक्टीरिया जो, उनकी बात करें जिनमें कि जो कि मूव करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो अगर हम पेरेनिशियम की बात करें, जो कि एक बैक्टीरिया है जो कि मूव करने के लिए सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि उसके मतलब कि चारों तरफ छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनसे वो मूव करता है। ऐसे ही अगर बात करें यूग्लिना की, यूग्लिना करता है फ्लैगला यूज करता है, जिसके थ्रू वो चलता है। अगर इसी के साथ बात करें अमीबा, तो अमीबा यूज करता है सूडोपोड्स, जो कि उसके नकली पेयर होते हैं, मतलब फेक पेयर्स यानी कि लेग्स होते हैं। तो इसमें अगर हमारी बैक्टीरिया की बात करें सीलिया, अगर ये तीनों ही बात करें तो ये तीनों कौन से फाइलम से रिलेटेड है? ये होते हैं फाइलम प्रोटोजोआ से। और प्रोटोजोआ कौन से किंगडम में आता है? प्रोटिस्टा किंगडम। वीटेक और फाइव प्लांट किंगडम किसने, सॉरी फाइव किंगडम सॉरी किसने दी थी? वीटेकर ने। क्वेश्चन नंबर 45, which of the following article of the constitution of India provides power to the governor of state for ordinance? तो ordinance अगर गवर्नर की बात करें, गवर्नर का ऑर्डिनेंस है 213 आर्टिकल में। अगर आर्टिकल 123 की बात करें, 123 हमारे प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस के बारे में बात करता है। अगर आर्टिकल 143 की बात करें तो ये हमारी जो सलाहकारी एडवाइजरी क्षेत्राधिकार होता है उसके बारे में बात करता है, जो कि हमारा अगर सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से कोई भी सलाहकार कोई भी डिसीजन में सलाह ले सकता है। अब वो सलाह माननी है या ना माननी है वो हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। ये सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी जो क्षेत्राधिकार होता है उसके बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? तो अटल भूजल योजना का उद्देश्य था भूजल संसाधनों में जो कि यानी कि जो ग्राउंड वाटर है उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, निम्न में कौन सा अंग विटामिन B12 का उत्पादन करता है? तो हमारा लीवर, लीवर हमारा B12 का जो विटामिन B12 है उसका उत्पादन करता है। इसका नाम क्या होता है? साइनो कोबालमिन। इंग्लिश में लिख लेते हैं, हिंदी थोड़ा नहीं हो पा रहा। साइनो कोबालमिन, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया यकृत। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, अशोक मौर्य वंश के कौन से सम्राट थे? तो सबसे पहले हमारे आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने की मौर्य वंश की स्थापना की थी। उसके बाद उनके बेटे भद्र, सॉरी ये बिंदुसार, बिंदुसार थे नाम में। एंड उसके बाद इनके बेटे थे अशोक। अशोक कौन से नंबर के हो गए? तीसरे नंबर के सम्राट। क्वेश्चन नंबर 49, फरवरी 2024 में निम्न में से कौन से देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है? तो माल्टा देश ने 119वें नंबर का इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बन गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर का है गुरुग्राम, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और इंडिविजुअल किसके प्रति होंगे? राष्ट्रपति के लिए। तो ये हमारा हो गया जीके सेक्शन, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन कंप्लीट। अब बात करते हैं मैथ सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। दी गई तालिका में अध्ययन करें कि विभिन्न जार में मार्बलों की संख्या दर्शाता है। एक साथ जार सी और डी में कितने मार्बल है? एक यानी जो है एक, ये मतलब कि इसका जो साइन है उसका मतलब होता है 10 मार्बल। टोटल साइन कितने होंगे सी और डी में मिला के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे टोटल मार्बल कितने हो गए? 9, 90। 90 मार्बल हमारे इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 चलते हैं, आयुषी का शिक्षा पर मासिक व्यय, तो मासिक व्यय कितना हो रहा है? व्यय हो रहा है उसकी बचत जो सेविंग्स है उसका 80%।
अगर बात करते हैं उसकी सेविंग्स कितनी है, उसकी बचत, उसकी मासिक आय का जो इनकम उसकी उसका है 30% सेविंग्स। अब ये बात कर रहा है कि शिक्षा पर उसका वार्षिक व्यय यानी एक्सपेंडिचर दे रखा है अपना इसका वार्षिक, तो वार्षिक एक्सपेंडिचर कितना हो गया, एस की अगर वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, आई इंटू 3/10 इंटू 8/10 और इसके बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इसके बराबर हो जाएगा ये जो इसके जो मतलब वार्षिक करना है तो ये तो मंथली था, अगर वार्षिक करना तो 12 महीने से मल्टीप्लाई करते हैं 274752 से इसके बराबर कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा टोटल इनकम इसके अकॉर्डिंग। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 से डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले, 9 1 5 8 एंड 4, फिर 8 से डिवाइड हो जाएगा 1 1 4 4 एंड 6 8, फिर 12 से डिवाइड कर दो 12 9 एंड 5 एंड 4, ये हो गया हमारी इनकम आ गई 1 मंथ की। ये पूछ रहा है वार्षिक आयु, तो इसकी वार्षिक कितनी हो जाएगी ईयरली 95400 इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई कर लो ये आ जाएगा 114480। अगर ये पूछ रहा है ये हो गया रुपए में, अगर लाख में बात करता है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए आ। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। होम टाउन और ई जोन एलजी टीवी के दो फिगर है, एलजी टीवी का अंकित मूल्य ये मात्र 22 हो गई, होम टाउन ने संपूर्ण खरीद पे 11% की छूट दी, तो 11% की डिस्काउंट देने पे कितना आ जाएगा, इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 308। ये टोटल डिस्काउंट दे रहा है इतने रुपए का, ये डिस्काउंट दे रहा है 12% इतने पे और 8% इतने पे, ये तो हो जाएगा 240 2400 रुपए एंड ये 8% हो जाएगा हमारा 640, तो ये हो गया 3040 रुपए। अब यही तो डिफरेंस आएगा टोटल, ये बोल रहा है दोनों के डिफरेंस होंगे, तो डिस्काउंट में इतना डिफरेंस होता ही है, प्राइस होगी टोटल सेलिंग प्राइस होगी उसमें डिफरेंस आएगा, तो हमारा 40 रुपीज का डिफरेंस आ गया। ये देखा जाए तो सिर्फ डिस्काउंट का प्राइस निकाला हमने, तो अगर 28,000 में से यहाँ पे तो ये 3080 कम करेगा, यहाँ पे 28,000 में 3040 कम करेगा, लेकिन ओवरऑल डिफरेंस तो हमारा 40 रुपीज का ही हुआ। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। एफजीएस के यानी इन्होंने धनराशि का निवेश किया है, उसके बाद में बोल रहा है कि 8 महीने बाद जीने, तो ये तो सिर्फ 8 महीने ही काम करेगा। बात कर रहा है एच उसके अगले महीने, एच हमारा 5 into 16 मंथ तक काम कर रहा है, जबकि 7 हमारा जो हमारा एफ है वो पूरे 2 साल काम कर रहा है 24, तो इसको 8 से डिवाइड कर लेंगे 3 1 2, तो टोटल रेशियो भी कितना आएगा जो हमारा इसके प्रॉफिट में रहेगा, प्रॉफिट का रेशियो कितना आएगा 21 रेशियो 3 रेशियो 10, ये हमारा टोटल रेशियो आ गया। अब ये बोल रहा है एच का कितना रहेगा, तो एच हमारा 10 के बराबर, अगर 2040 टोटल लाभ है तो टोटल लाभ कितना हो गया 34 का हो गया, इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार जाएगा 6 बार चला जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया 600 रुपीज, जो एच का मतलब प्रॉफिट रहेगा वो एच का प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 55, ये बोल रहा है कि कुछ पुस्तक कॉपी और डायरिया कुछ अलग अलग संख्या है, उनकी एक दुकान है बी सी डी में और वहां पे अलग अलग उनके अनुपात में बेचा गया है। अब ये बोल रहा है दुकान एक साथ डी सी एंड ए द्वारा क्या बच रहा है सिर्फ डायरिया, तो डायरी पहले इसमें निकाल लेते हैं, तो 480 हमारे कितने की होगी 60, जबकि 3 की वैल्यू निकालनी है हमको, तो ये कितनी हो जाएगी 240, जो कि सिर्फ डायरियों की संख्या है। अगर बात करें इसमें तो इसमें 240 है, वो टोटल कितने के बराबर है 8 के बराबर, जबकि हमको चाहिए कि चाहिए तो ये हमारी होगी 30, यहाँ पे हो रही है 600 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, ये 150 डायरिया, टोटल कितनी डायरिया होगी 420 डायरिया, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 56, एम से शुरू होने वाले 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत एन है, अगर 5 क्रमागत पूर्णांक तो सबसे पहला तो एम है और लास्ट 5 कितना हो जाएगा m प्लस 4, क्योंकि ये भी पहला है, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका जो औसत है, औसत निकालना है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी m प्लस 4 डिवाइड बाय 2,
एन की वैल्यू क्या आ गई, m+2, ये एम की वैल्यू, एन की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब बात कर रहे हैं कि m+2 से स्टार्ट होने पे, तो इसका जो हमारा औसत रहेगा एवरेज, ये कितना रहेगा, m+2 से तो स्टार्ट किया है और 6 संख्या तक जा रहा है, 5 के 6 नंबर हो गया, और इसका डिवाइड 2, ये हमारा हो जाएगा कितना, 2m+7 डिवाइड बाई 2। अगर इसको बात करते हैं तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो 2 कोष्टक n-2 हमारी होगी m की वैल्यू डिवाइड बाई से, तो ये हमारी होगी 2n प्लस ये 4 होगा, ये कट जाएगा इसमें से, तो ये हमारा हो गया 3/2। यहाँ पे कुछ गलत कर दिया क्या, वेट ए सेकंड, स्टार्ट होके -2 +4, ठीक है, आंसर में गलती क्या है, m+2 m+5, ठीक है, सॉरी यहाँ पे m+2 ये भी तो रहेगा, m+2 में 5 मिलेगा ना, तो +2 हो गया, तो हमारा हो गया 2n+5/2, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57, तीन साइकिल चालक 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर इन तीनों की स्पीड दे रखी है और 20 किलोमीटर एक वर्ताकार, ये टोटल जो पूरा सर्कमफेरेंस है इसका 20 किलोमीटर है। अब ये तीनों अलग अलग स्पीड से भाग रहे हैं, तो अगर इनका एलसीएम निकाल लेंगे हम, सिर्फ टाइम का एलसीएम रहेगा ना, वो हमारा वापस इसी पॉइंट पे जब आके तीनों वापस एक साथ मिलेंगे वो हमारा होगा। तो पहले तीनों का अलग अलग टाइम निकालते हैं, तो एलसीएम, पहले का टाइम कितना हो जाएगा 5 आवर्स का, दूसरा हो जाएगा 520 डिवाइड बाई 5 4 आवर्स का, तीसरा हो जाएगा 2 आवर्स का। अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो 20 आवर्स, 20 आवर्स बाद ये तीनों एक साथ वापस से मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, उस वृत्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एंड जो इसकी सेंटर पॉइंट है -6 एंड 5, तो ये आपको पता नहीं है क्या कि सर्कल का जो फॉर्मूला होता है, जो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, वो माइनस होता है x माइनस x0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है सर्कल का। इसी में वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे x0 की जगह -6 यानी x प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, यदि किसी स्थिति की बजाय 9 13 एंड x है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 13 माइनस 9 से लेके 13 प्लस 9 तक, जिसमें कि 9 ना तो ये इन्वॉल्व होगा ना ये इन्वॉल्व होगा, तो यानी कि 5 से लेके इंक्लूडिंग 5 से लेके 21 तक टोटल 17 नंबर्स हमारे मान हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, दो पाइप के एल एक टंकी से जुड़े हैं, ये वे अकेली टंकी को 56 मिनट 28 मिनट में भर सकते हैं, और बात करें नीचे एक टंकी निचले भाग में रिसाव हो रहा है, तो वो 112 मिनट में खाली कर सकता है। तो यहाँ पे अगर एलसीएम ले लेंगे, जैसे कि मान लिया कि हमने टंकी की जो कैपेसिटी है वो 112 इसकी कैपेसिटी है, 112 क्वांटिटी मान रहा है, 112 यूनिट मान, ठीक है। अगर ये 56 मिनट में 112 यूनिट बढ़ रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, केक की एफिशिएंसी हो जाएगी, तो अगर ये एल है हमारा, तो 28 मिनट में इसको बढ़ रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 यूनिट को एक मिनट में भरेगा, तब 28 मिनट में 112 यूनिट भरेगा, जबकि जो हमारा रिसाव करने वाली है, रिसाव को आर से डिनोट कर लेते हैं एक बार के लिए, अगर ये 112 मिनट में खाली कर सकता है, तो इसकी कैपेसिटी क्या हो गई -1। अगर ये बात करें रिसाव के साथ टंकी को भरने की, तो टोटल ये तीनों की कैपेसिटी एक साथ चलाएंगे, तो इसके साथ कितना हो जाएगा, 5 की स्पीड से जाएगा, तो कितने आवर्स में जाएगा, इसका डिवाइड कर लो टाइम, बाई पंजे 110 होता है, और 2 का स्क्वायर 22.4 हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 60 का। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं, दी गई आकृति में समकोण त्रिभुज एबीसी के कर्ण पर एक शीर्ष बिंदु है, एबीएससी पर भुजाओं का बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हमको ए एंड बी इन दोनों का रेशियो निकालना है, जबकि यहाँ पे दिया है 9 और 4 इन दोनों का रेशियो, और यहाँ पे डी एक बिंदु है, ठीक है।
तो अभी इसका अगर देखा जाए तो ए बी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी इंटू बी सी, एंड दूसरा हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है डी सी इंटू बी सी। अगर इसका डिवाइड करें, हमको निकालना है ए बी डिवाइड बाई ए सी, तो ये हो जाएगा बी डी डिवाइड बाई डी सी, जो कि हमारा जो है 3:2। अब ये कैसे आए फॉर्मूला, ये भी निकाल के बता देते हैं। अब आप देखो कि ये हमारा हो गया एक बड़ा ट्राइंगल एबीसी, ये सिमिलर है किसके, जो हमारा छोटा ट्राइंगल होगा इसके सिमिलर होगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल मैच हो गया, एक भुजा मैच हो गई, एंड यहाँ पे 90, ये भी 90, ये दोनों मैच हो गई। अब यहाँ पे 90 वाला अगर बीच में आ रहा है तो ये हमारा हो जाएगा बी डी, ये दोनों कन्ग्रुएंट है, सॉरी समरूप सिमिलर है। तो यहाँ पे ए बी डिवाइड बाई ए सी इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाई बी सी इक्वल्स टू ए बी की जगह हो जाएगा बी, ये कुछ गलत किया क्या अपन ने, एक सेकेंड, तो यहाँ पे ट्राइंगल बी ए सी इक्वल्स टू ट्राइंगल सिमिलर, सिमिलर का ये होता है ना साइन, सिमिलर किसके बराबर हो जाएगा, बी ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा बी डी सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए बी डिवाइड बाई बी डी, सॉरी ये यही गड़बड़ कर रहा हूँ, ये छोटे वाला ट्राइंगल लेना है ना, छोटे वाला ट्राइंगल हो जाएगा बी डी ए, तो ए बी डिवाइड बाई बी डी इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाई ए बी, ये हमारा हो गया यहाँ से, तो इससे हमारा आंसर निकल जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। दो संख्याओं का योगफल 12 और उनके अंतर, तो x प्लस वाई दे रखा है यहाँ पे 12, x माइनस वाई दिया है 10, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 11, y की वैल्यू 1। ये बोल रहा है उनके वर्गों के अंतर, इनके वर्गों का अंतर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 121 माइनस 1 इक्वल टू 120। अब इसका स्क्वायर करवा रहा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 120 का स्क्वायर यानी कि 144, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। x इक्वल टू 8 प्लस 3 रूट 7 है, यहाँ पे इसका मान निकालना है, तो 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। 1/x हो जाएगा 8 प्लस 3 रूट 7, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 माइनस 3 रूट 7 बटे 8 माइनस 3 रूट 7, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 रूट 7 डिवाइडेड बाय 64 माइनस 3 इनटू 9 इनटू 7 यानी कि 1 हो जाएगा। तो 1/x की वैल्यू 4x, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 रूट 7 प्लस 8 माइनस 3 रूट 7, ये हमारा हो जाएगा 16। अगर इसका रूट निकालना है तो इसमें दोनों तरफ प्लस ऊपर से इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट x प्लस 1 बाई रूट x का स्क्वायर इक्वल्स टू 18, ये स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 64 में चलते हैं। 20x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मान पूछ रहा है इसका। अगर इसमें पहले हम भाग दे एक बार के लिए 5 का भाग दे, पूरे इक्वेशन में 5 का भाग देना है, ठीक है, 5 का भाग देंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1/5 इक्वल टू 0। अब इसमें भाग और दे लेते हैं हम 5/4x 5/4x का भाग दे लेते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1/5, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा x इंटू 5 प्लस 1/4 x/4 इक्वल्स टू 6 इंटू 5/4, तो ये कितना हो जाएगा 15/2।
अब इसका हमको स्क्वायर करना है, क्योंकि ये स्क्वायर इसी फॉर्म में है ना, 5/4, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25x² प्लस यहाँ पे 1/x था ना, तो यहाँ पे 1/16x² इक्वल्स टू 15/2 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना जाएगा 2 इंटू 5/4, ये इधर जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 225/4 माइनस 10/4, ये हमारा हो जाएगा 215/4। इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा 53:3/4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 65, जेड की वर्तमान आयु वाई की वर्तमान आयु में से 6 वर्ष कम है, तो वाई की वर्तमान आयु वाई मान ली, 6 वर्ष हमारी जेड की आयु है। अब बोल रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या है वाई की आयु है 3 वर्ष बाद, तो वाई की आएगी 2/3 है, ये बोल रहा है। जेड की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दो, तो जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो y माइनस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 2y प्लस 6, वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू 9 प्लस 6 15, 15 अगर y की वैल्यू है तो z की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9, और 9 2 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी 11 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 66, 2 कटोरे में समुद्री नमक और चीनी का पाउडर है, जिनमें की अलग अलग इनका अनुपात है। अब बोल रहा है कि किस अनुपात में मिला जाना चाहिए समुद्री नमक में चीनी का पाउडर, तो इसको एलिगेशन से कर सकते हैं आप। अगर पहले जैसे कि 10/21 यहाँ पे हम सिर्फ एक समुद्री नमक का रेशियो ले लेंगे, तो ठीक है, तो साल्ट का कितना रेशियो 21 में 10 है, एंड चीनी का कितना है 5 है, कितने में 16 में से, सॉरी 14 में से 9 प्लस, और यहाँ पे इसको रेशियो कितना करना है 3/7 में कन्वर्ट करना है, तो इनका डिवाइड माइनस कितना हो जाएगा, इसको अगर माइनस करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना 6/14, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/14, एंड इधर वाला कितना है ये हमारा हो जाएगा 1/21, ये दोनों का रेशियो अगर इसको डिवाइड कर दो 7 नीचे का 33, अगर ये दोनों डिवाइड में दोनों रिवर्स लाएंगे 3:2 में हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम अगर 3:2 में मिलाएंगे तो हमारा जो नमक और चीनी का पाउडर का रेशियो रहेगा वो 3/4 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, यदि घन के एक फलक का परिमाप, यानी कि हमारा जो एक घन का फलक बताया उसका परिमाप दे दिया 28√3 सेंटीमीटर, तो घन का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, एक फलक हमारा ये है, तो 4 ए का वैल्यू दिया है इसमें 28√3, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 7√3, अगर ये पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a², 6 इंटू 49 इंटू 3, तो ये हमारा हो जाएगा 48 इंटू 49 इंटू 18, अगर इसको कर ले हम 50 से तो 58 900 माइनस 18, ये हमारा हो जाएगा 882 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं, एक नाव धारा के अनुकूल 96 किलोमीटर की दूरी तय करती है और गंतव्य तक पहुंचने के बाद ये कुल 7 घंटे से, यानी कि ये पहले तो क्या कर रहा है 96 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रहा है, फिर वापस आ रहा है 48 किलोमीटर, यानी सिर्फ मध्य बिंदु तक आ रहा है ना, तो वहां पे आ रहा है a- b की स्पीड से, क्योंकि प्रतिकूल हो गया। अभी टोटल टाइम बता रहा है यहाँ पे, ये हमारी स्पीड है। अब बात कर रहा है कि अगर धारा की चाल, यानी कि धारा की चाल अगर हम माने धारा की चाल ये है, तो एक की वैल्यू क्या बोल रहा है, सॉरी धारा की चाल हो यहाँ पे ये बोट स्पीड, अरे यार क्या कर रहा हूँ, बोट स्पीड एंड करंट स्पीड, जो धारा की स्पीड है। अगर धारा की स्पीड की वैल्यू क्या बताइए, इसमें v की वैल्यू बताइए, नाव की धारा के अनुकूल कितनी स्पीड है, उसका 5/16 बोला है इसमें धारा की स्पीड, तो इससे हम ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे, ए और बी का रेशियो यहाँ पे हो जाएगा 11/5, ठीक है, ये आप सोल्व कर लेना, वैसे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ए और प्लस बी की वैल्यू अगर 16 दे दी, इसकी वैल्यू 5 से ए की वैल्यू 11 होगा, इसकी वैल्यू 5 होगी। अब इसमें हम वैल्यू पुट करके देख लेंगे, तो यहाँ पे अगर पुट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बी की वैल्यू पुट कर देंगे a इंटू 5/11, तो दोनों तरफ पुट करेंगे 96 इंटू 11 डिवाइड बाई नीचे यहाँ पे हो जाएगा 16a प्लस 48 इंटू 11 डिवाइड बाई 6a इक्वल्स टू 7, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी
ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे 11 इंटू 14 डिवाइड बाई 7, ए की वैल्यू आ गई 22। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी इसी से, अगर बी की वैल्यू यहाँ करेंगे, यहाँ से पुट करके हम निकाल लेंगे 5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब ये पूछ रहा है प्रतिकूल, तो 84 किलोमीटर इसको जाना है, टोटल इसकी माइनस करेंगे, टोटल 12 की स्पीड से जा रहा है, कितने आवर्स में चला जाएगा, 7 ऑप्शन नंबर सी इसका। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। के और पी दोनों वर्तुल के अंदर है, तो ये एक सेंटर हो गया, एक सेंटर हो गया, जो एक दूसरे को एन बिंदु पर आंतरिक यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं दोनों, और केपीएन छोटे वृत्त की ये पूरी इसकी व्यास हो गया, डायमीटर हो गया। यदि छोटे वृत्त का व्यास बड़ी वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो ये दोनों बराबर दे रखे हैं। अब बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर के बराबर है, ये बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। अब बोल रहा है के एल हमारी 6 सेंटीमीटर है, तो एम एन की तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू 8 हो जाएगी, ट्रिपलेट है ना, और ये भी 8 हो जाएगी, टोटल 16 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। 3 sin a माइनस 6 sin b है, यहाँ से 3 sin a कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ से 3 cos a कॉमन ले लो, ये बचेगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cot a, ये दोनों ही वैल्यू कट जाएगी क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू कॉमन होते हैं cos 2a के, cos 2a की वैल्यू होगी, दोनों कट गए आपस में। यहाँ पे क्या बच गया, tan a प्लस cot a, और इसकी वैल्यू क्या होती है, sec a इंटू cos a के बराबर होते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 71, एक साथ 25 व्यक्तियों के काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद 9 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं, जो काम 62 दिनों में, यानी 62 दिनों में 25 टोटल होते तब हो जाता है काम। अब बोल रहे हैं कि 9 व्यक्ति कुछ दिनों बाद छोड़ रहे हैं, उसकी वजह से 80 दिनों में हो रहा है, तो ठीक है, मान लिया कि हमने 25 लोग टोटल सिर्फ एक दिन ही काम किया, उसके बाद एक दिन के बाद 9 लोग काम छोड़ दिए, तो हम कितने बजे 16 लोग बचे, टोटल 80 में से x डेज बता दो, ये हमारे 16 दिन काम कर रहे हैं। अब ये पूछ ही रहा है कि 9 व्यक्ति कितने, x की वैल्यू निकालनी है, तो वो सिंपल सी, तो 25 इंटू 60 माइनस 16 इंटू 80, और यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 100, ये हमको x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे 25 की 150, 1500 एंड 25 दूनी 50, तो ये 1550, तो ये माइनस 1280, ठीक है, सही है क्या, 1280, इन दोनों को माइनस कर लो, कितना हो गया 7, 270, ये हो गया 270, कितने की वैल्यू है 90, तो यहाँ पे x कितने दिन बाद गया, मतलब 30 दिन बाद जो दोनों हुए उन्होंने काम छोड़ दिया, उसकी वजह से 62 डेज। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है x हमारा 12.8 और 60.4.8 का मध्य अनुपाती है, तो x अगर मध्य अनुपात की बात करें तो मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, दोनों जो अंडर वर्ड्स होंगे अंडर रूट, क्योंकि ये कैसे लिखते हैं इसको, अगर मध्य अनुपात की तो यहाँ पे x 64.8 ऐसे लिखेंगे, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई और ये दोनों को मल्टीप्लाई बराबर होना चाहिए, इस तरह से हमारा x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। अब इसको अगर टुकड़ों में तोड़े तो यहाँ से आ जाएगा 8 इंटू 8.1, अगर यहाँ से तोड़े तो इसका अगर तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 3.2, ठीक है, अगर इसके आगे इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा हो जाएगा 1.6 इंटू 2 इंटू 8, ठीक है, अगर इनका अंडर रूट करें तो अंडर रूट क्या हो जाएगा इसका 0.9, यहाँ से आया क्रॉस, 8 इंटू 2 से कितना आ जाएगा पूरा जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये हमारी x की वैल्यू होगी। यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा 5x की, 5x की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, 5 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 0.36, ये हो गया 10, 40 इंटू 0.3 36, कितना हो गया 14.4, यहाँ पे इसका 5x की वैल्यू आ गई। अब 2y की वैल्यू निकाल देते हैं,
अब यहाँ पे बोल रहा है y इक्वल्स टू बोल रहा है 57.6 इंटू 57.6 डिवाइड बाई 38.4 क्योंकि 30 अनुपात बोला है, तो इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से डिवाइड किया तो 96 आ गया। 4 से इधर डिवाइड किया तो 414 4 4 16 एंड 4 144। अब यहाँ से अगर फर्दर डिवाइड करें तो 24 इंटू 4 होता है 96 एंड 24 से इधर हो जाएगा 2.4। इसको फर्दर डिवाइड करें इससे तो 2 इंटू 7 36, ये हो गया एक्स वाई की वैल्यू। अगर 2y की वैल्यू की बात करेंगे तो 2 इंटू तो 72 इंटू 2.4 हो जाएगा। अगर इन दोनों का रेशियो निकालना है 140 तो इसको इससे हटा देंगे, इसको 2 से 2 डिवाइड बाई तो 1 डिवाइड बाई 1, लेकिन इसमें एक जीरो साइड रह गया तो इसका आ जाएगा 5/6। ये हमारा हो गया इसका आंसर 5/6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 71, 1032 प्लस 1081 प्लस 1067 का मान क्या होगा? तो आपके दो फॉर्मूला होते हैं, अगर a प्लस बी प्लस सी, ये आपको रख लेना है। 180 है तो इसका वैल्यू होता है जो 10a प्लस 10b प्लस 10c, इसका वैल्यू होता है 10a 10b 10c एंड कोट a कोट b प्लस कोट b कोट c प्लस कोट c कोट a, इसका वैल्यू होता है 1। ये दो फॉर्मूला है। और दूसरा होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 90 डिग्री, तब हमारा होता है इसका जस्ट अपोजिट, कोट a प्लस कोट b प्लस कोट c, इसका वैल्यू तो होता है कोट a कोट b कोट c, और दूसरा इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे 10 बना है। तो इसका ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। 421 प्लस यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई, ये आपको फॉर्मूला नहीं पता क्या? यहाँ पे 4xy बचेगा ऊपर xy, तो ये दोनों कट जाएंगे तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित धनराशि को 18% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्षों के लिए निवेश करता है तो 6 वर्षों में टोटल कितना ब्याज हो जाएगा साधारण ब्याज में? 108%। अब ये बोल रहा है ब्याज के रूप में निवेश की गई धनराशि से, यानी कि जो 100% यानी कि इन्वेस्ट किया होगा उससे हमको 148% रुपए अधिक प्राप्त हो रही है, तो ये 8% की वैल्यू दे रखी है 148, तो 100% की वैल्यू निकालनी है हमको, जो कि हमारा मूलधन हो जाएगा। तो 148 इंटू 100 डिवाइड बाई 8, इसको डिवाइड कर लेंगे 18.5 पर, तो हमारा 1850 हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा आज का 3 और 4 अगस्त का सेशन था। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हुआ, कोई भी सेक्शन, कोई भी सॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन आस्क करना है